कुछ नशा तिरंगे की आन का, कुछ नशा हिंदुस्तान की शान का। हम लहराएंगे तिरंगे को हर जगह, क्योंकि ये दिन है हमारे सम्मान का, हमारे देश के सम्मान का। जय हिंद, जय भारत। दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। सबसे पहले महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट फैमिली की तरफ से इस भारतवर्ष के हर एक देशवासी को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूँगा अपने इस सेशन को। और जो हमारा सेशन है आज का, वो डील करेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो अपना संविधान जो है इंडिया का, उसके बारे में। अब संविधान के अंदर हम कुछ चीज़ें जानेंगे कि क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, और हर एक जो सिटीजन ऑफ इंडिया उसके लिए जानना जरूरी है। उन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में इस बात के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या रहा है 26 जनवरी और 26 नवंबर के दिन का कनेक्शन इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, कि हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इसको कनेक्ट करके पढ़ते हैं। मतलब जैसे ही 26 जनवरी दिमाग में आती है तो दिमाग में आता है दूसरी चीज़ आपकी साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे ही 26 नवंबर आपका दिमाग में आता है तो साथ में चीज़ें क्या आती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो ऐसे क्या कनेक्शन रहा होगा इन दोनों दिनों का, और क्या क्या चीज़ें आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोवाइड करी गई हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जितनी फर्दर वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनने में कितना टाइम लगा, पहली चीज़ तो ये। और दूसरा कि इसके ऊपर बनने में उस टाइम पे कितना खर्चा है जो आया होगा। तो जो बनने के दौरान जो टाइम पीरियड आपका लगा, जिस दौरान इसको स्टार्ट किया गया था, उसके बाद ये बन के कंप्लीट हुआ, तो उसके बीच में जो टाइम पीरियड था वो 2 साल 11 महीने 18 दिन का टोटल टाइम लगा, और 64 लाख रुपए का उस टाइम पे खर्चा आया था हमारे संविधान को बनाने का। अब इसके रिगार्डिंग आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्या कोई संविधान सभा बनी होगी पहले, जहाँ पे एक असेंबली के अंदर कुछ मेंबर रहे होंगे जिन्होंने मिलकर इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करा है। तो जो संविधान सभा है उसका जो गठन हुआ था वो जुलाई 1946 के अंदर हुआ था, और उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर थे, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मेंबर आपके 389 रहे हैं। उसके बाद देखी जाएगी कि उस असेंबली का, अगर जो आपने गठन कर दिया सभा का, उसका कोई ना कोई अध्यक्ष रहा होगा, या तो वो परमानेंटली रहा होगा या फिर वो उसका टेम्परेरी रहा होगा कुछ टाइम के लिए। तो एक टेम्परेरी रहे थे, उसके बाद परमानेंट बनाया गया था। जो हमारे टेम्परेरी अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, और जो परमानेंट बाद में बनाए गए वो हमारे बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बात आती है कि जो सभा थी इनके अंदर आपने अध्यक्ष बना दिए, उसके बाद इनकी पहली मीटिंग कब हुई, तो मीटिंग की डेट है 9 दिसंबर 1946 को। फिर बात आती है कि जो अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई है, तो 24 जनवरी 1950 को हुई है। मतलब इतना सारा टाइम पीरियड बीच में लगा है, जिस दौरान उन्होंने अपनी बैठक की है। बीच में भी वो अपनी मीटिंग करते रहे हैं, और इसके ऊपर सर्वे है जो करते रहे। और मीटिंग के अंदर आपकी ये कुछ डिसीजन लिए गए होंगे कि कब, कौन सी डेट को, किन चीज़ों को साथ में ऐड किया जाए, किन मेंबर्स को फर्दर है इसके अंदर ऐड किया जाए, या फिर उनमें से रिमूवल किया जाए। उनके बाद बात आती है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो वो डेट थी 22 जुलाई 1947 को। फिर बात आती है राष्ट्रीय गीत को अपनाने का डेट, तो वो 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गान को अपनाने का जो डेट थी वो 24 जनवरी 1950। बात आती है कि संविधान को पारित कब किया गया था, तो वो डेट है आपकी 26 नवंबर 1949, और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। मतलब जिस दिन ब्रिटिश राज से अलग से एक नेशन बना था इंडिया, अपना खुद का जो लॉ है, खुद का जो कानून था, वो इन्होंने क्या किया, अप्लाई कर दिया था इंडिया की टेरिटरी के अंदर। तो वो चीज़ जो डेट है वो अपनी 26 जनवरी है, उसी को हम लोग आज गणतंत्र दिवस के रूप में हमेशा बनाते हैं। उसके बाद बात करेगी कि मूल संविधान के अंदर कितने भाग थे, तो 22 भाग थे, और कितने अनुच्छेदों को ऐड किया गया था, मतलब टोटल कितने नंबर ऑफ अनुच्छेद थे, या फिर आपके जो आर्टिकल्स थे वो कितने, 395 थे। बात आती है कि कितनी अनुसूचियां थी, मतलब शेड्यूल की बात करें तो ओरिजिनल के अंदर 8 थी, और वर्तमान में कितनी है, टोटल 12 शेड्यूल आपके हम लोग पढ़ते हैं। तो ये कुछ था बेसिक चीज़ें। इसके अंदर अगर आप बात करोगे कि लीगल एडवाइजर कौन था उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो वो है BN राव साहब। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हैं वो किसको बोला जाता है, हमारे BR अम्बेडकर साहब को। तो बाबा साहेब को हम लोग क्या मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का फादर माना जाता है हमेशा। इसके अंदर एक आपकी 29 अगस्त 1947 को अपनी एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी बनाई गई थी, जिसके हेड जो थे वो भी BR अम्बेडकर साहब थे, और उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मेंबर आपके 7 रहे हैं। उसके बाद इन्होंने जो अपने ड्राफ्ट जो फाइनल किया था ड्राफ्टिंग कमेटी ने, वो अपना फेब 1948 के अंदर कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, फर्दर आगे फॉरवर्ड किया था, जिसको 26 नवंबर 1949 को जो पारित किया गया था। और जो इंडिया और पाकिस्तान है उनका जो पार्टीशन हुआ था इसके अंदर, वो पार्टीशन आपकी
किन की वजह से हुआ है? इंडो पाक का माउंटबेटन प्लान की वजह से हुआ था। 3 जून 1947 को अनाउंस करी गई थी कंट्री के अंदर कि यहाँ पे इनका पार्टीशन है जो करा जाएगा। तो इस तरीके से आपकी बेसिक चीज़ें थी। अब बात आती है कि क्या क्या चीज़ें आपकी प्रोवाइड करी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं तो इंडिया को भारत बताया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स बताया गया है। उसके बाद कुछ सिटीजनशिप की बात करी गई है कि कौन सिटीजन के अंदर आएगा, इंडिया का सिटीजन कौन होगा। तो मतलब बोले तो कि ऐसा पर्सन जो कि जिसका जन्म इंडिया में हो रखा हो, या फिर जिनके जो पेरेंट्स हैं उनका जन्म यहाँ पे हो रखा हो, या फिर इंडिया में वो पर्सन रह गए, कुछ लोग उनके जो थे नॉन पाकिस्तान में माइग्रेट करके या फिर पाकिस्तान से इंडिया के अंदर माइग्रेट करेंगे, तो वो पर्सन्स को सिटीजन ऑफ इंडिया माना गया है। उसके बाद बात करते हैं फंडामेंटल राइट की। तो कुछ हमारे मूलभूत अधिकार कौन कौन से होते हैं, मतलब उसके अंदर आपके कुछ रहेंगे। राइट टू लाइफ की बात आती है, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आपके राइट रहते हैं कि कोई भी आपके साथ है जो भेदभाव नहीं करेगा। उसके बाद कुछ आपके राइट दिए गए हैं कि आपको राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार दिया गया है। कुछ आपके प्रोसीजरल पार्ट हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके आर्टिकल 20 में दे रखा है कि अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है तो उसके दौरान आपके अरेस्ट के खिलाफ किस किस तरीके के आपके राइट है जो हो सकते हैं। जैसे कि आपको कंपेल नहीं किया जा सकता कि कोई भी पर्सन आपसे सवाल पूछेगा तो उसका जवाब अगर आपके खिलाफ जा रहा है, खुद का ही जवाब खुद ही के खिलाफ जा रहा है, तो आप उसको आंसर देने के लिए आपके ऊपर दबाव है जो नहीं बनाया जा सकता। या फिर किसी भी पर्सन के खिलाफ एक बार अगर कोई भी जजमेंट आ चुकी है, उस जजमेंट के आने के बाद उस पर्सन के ऊपर दोबारा किसी तरीके से प्रोसीडिंग है जो नहीं चलाई जाएगी, मतलब कि उसको बोला जाता है डबल जेओपार्डी, कि किसी भी पर्सन का राइट रहता है कि उसके खिलाफ दो बार सेम मुद्दे के ऊपर आपकी प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाती है। फिर बात आती है आपकी राइट टू इक्वालिटी के अंदर भी आता है कि सब पर्सन्स को, सारे जो आर्टिकल 14 हमारा बात करता है कि सब पर्सन्स को लॉ के सामने इक्वालिटी अमंग इक्वल की बात करी गई है। राइट टू लाइफ भी अपने पास, उसके बाद आर्टिकल 21 आ जाता है, आर्टिकल 22, 3, 4, 5 इनके अंदर आपके राइट टू एजुकेशन की बात करी गई है कि हर एक बच्चे का राइट रहेगा पढ़ाई के रिगार्डिंग, तो उनको पढ़ाने की जो ड्यूटी है वो आपकी इंपोज करी गई पेरेंट्स के ऊपर भी। और डीपीएसपी के अंदर आपके डायरेक्टिव और प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसके तहत जो है स्टेट के ऊपर भी ड्यूटी इंपोज करी जाती है कि बच्चों को जो है फ्री में पढ़ाई के शेड्यूल बनाए जाएंगे और उनके लिए आपके प्रोविज़न बनाए जाएंगे। कुछ प्रोविज़न है जिनके अंदर स्टेट जो है वो विमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल आपके प्रोविज़न बना सकती है। उसके बाद आपका ट्रेड का राइट रहता है हमेशा, तो इस तरीके के आपके जो फंडामेंटल राइट है वो दे रखे हैं। कुछ रिलीजन के राइट दे रखे हैं कि अपने जो रिलीजन है, मतलब आपका धर्म है, उसका कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हो, स्प्रेड करने के लिए उसको एक तरीके से हम लोग एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, तो इनके रिगार्डिंग भी आपका है जो राइट रहता है। फिर बात आती है कुछ रिट हमारी दे रखी है जिनके अंदर हम लोग सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 5 रिट टोटल हैं जिनको आर्टिकल नंबर 32 के हिसाब से और आर्टिकल नंबर 2 to 6 के हिसाब से हम लोग अप्लाई करते हैं। जो आर्टिकल 32 है उसके हिसाब से हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग जाते हैं, और जो आर्टिकल 2 to 6 है वहाँ से हम लोग हाई कोर्ट के अंदर रिट है जो पिटीशन अप्लाई करवाते हैं, जिनके अंदर क्या रहता है कि कुछ आपकी अथॉरिटीज़ के थ्रू, मतलब कि एक रिट पिटीशन होती है हैबियस कॉर्पस, जिनके अंदर हो सकता है कि कोई भी पर्सन है जिसको कि इलीगल तरीके से आपका अरेस्ट कर लिया जाए, तो उसको छुड़वाने के लिए हम लोग हैबियस कॉर्पस के लिए अप्लाई करते हैं। कोई ऐसा पर्सन हो जो कि किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करके बैठा है और उसके पास उसको होल्ड करने की अथॉरिटी भी ना हो, तो को वारंटो हम लोग अप्लाई करते हैं। इस तरीके से हमारे पास 5 टोटल आपकी रिट हैं, उनको मैं बाद में एक एक करके वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसके अंदर आपको प्रोवाइड करेंगे। उनके बाद बात आती है कि डीपीएसपी के अंदर की स्टेट की कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं। तो सिटीजन ऑफ इंडिया है उनके लिए आप स्पेशल प्रोविज़न बनाओगे, एफर्ट करते हैं हमेशा कि वो सिक्योर रहे, उनके लिए आपके इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए आपकी ड्यूटी रहती है। तो बहुत सारी और भी ड्यूटी दे रखी है, तो ये भी चीज़ें रहती हैं। उसके बाद आपके आर्टिकल 51A के अंदर भी आपकी स्पेशल जो हर एक सिटीजन है उसके लिए भी आपकी ड्यूटीज़ इंपोज है जो करी गई हैं। फिर आपके प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपके कुछ प्रोविज़न दे रखे हैं कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट होगा वो क्या है कि जो आपकी आर्म फोर्स है उसका जो है चीफ कमांडर उनको बोला जाता है। फिर आपकी बात आती है गवर्नर ऑफ इंडिया के रहते हैं, मतलब इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट हैं उन सब के लिए जो है गवर्नर आपके अपॉइंट करे जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट आपके अपॉइंट किया जाएंगे, काउंसिल ऑफ जो आपके मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है उसके अंदर पीएम अपॉइंट किया जाएगा, सीएम अपॉइंट किया जाएगा स्टेट के पर्पज से। उसके बाद आपका जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर की बात आती है 124 और 214, इनके अंदर आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को गठन किया जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट अपना दिल्ली में है, हाई कोर्ट हर स्टेट का होना चाहिए। बेशक ऐसा हो सकता है कि मतलब एक से ज़्यादा स्टेट्स के लिए आपका एक, मतलब कि जैसे हरियाणा पंजाब की बात करते हैं तो एक से ज़्यादा स्टेट्स का जो है एक हाई कोर्ट हो सकता है, लेकिन हर स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट होना जरूरी है। तो हाई कोर्ट के प्रोविज़न आए गए, सुप्रीम कोर्ट के प्रोविज़न इसके अंदर दे रखे हैं। उनके बाद आपके कुछ इंपॉर्टेंट जैसे प्रोविज़न दे रखे हैं अपने देखा जाए तो एज के रिगार्डिंग रहेंगे कि किसकी कितनी एज होनी चाहिए, उन्हीं के साथ में आपके दे रखे होते हैं। इनकी ओथ कौन दिलवाएगा या फिर अपनी पोस्ट से ये रिज़ाइन करके किसको देंगे, रिजाइनिंग लेटर किसको लिख के देंगे, तो इस तरीके के आपके प्रोविज़न दे रखे हैं। फिर अपने राज्यसभा, लोकसभा, पंचायत से रिलेटेड आपके प्रोविज़न इसके अंदर दे रखे हैं। स्टेट के और लेजिस्लेशन द्वारा इन सब के रिलेशन की बात करी गई है। लेजिस्लेशन के अंदर कितने मेंबर होंगे तो इन सब की बात करी गई है। लोकसभा, राज्यसभा की बात करते हैं।
उसके बाद आपका कंटेम्प्रोरल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करी गई है, लैंग्वेज की बात करी गई है, किसकी कितनी सैलरी होंगी, ये सब कुछ शेड्यूल के अंदर भी आपकी चीज़ें दे रखी हैं। फाइनेंस कमीशन आपका होगा, फिर आपका राइट टू वोट दे रखा है, राइट टू प्रॉपर्टी आपकी 300A के अंदर दे रखी है कि हर एक पर्सन का आपका लीगल राइट बना दिया गया अभी कि उस पर्सन के पास आपका राइट रहता है अपना कि वो प्रॉपर्टी खरीद और बेच सकता है। तो ये सब कुछ आपके राइट दे रखे हैं। फिर आपके इमरजेंसी के कुछ प्रोविज़न दे रखे हैं कि जब देश के अंदर या फिर आपके नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे आपकी किसी तरीके का अगर इंटरनल या फिर आउटर कोई भी एक्सटर्नल तरीके का किसी तरीके का एग्रेशन हो, सिक्योरिटी के ऊपर बात आए, तो इमरजेंसी है जो लगाई जा सकती है, जिसके अंदर प्रेसिडेंट रूल जिसको बोला जाता है, तो नेशनल आपकी इमरजेंसी आती है। या फिर आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी के कुछ प्रोविजन दे रखे हैं 360 के अंदर, 352, 356 के अंदर। लैंग्वेज से रिलेटेड आपके 343 में दे रखे हैं। फिर आपके कुछ फाइनेंस कमीशन है या फिर आपका इलेक्शन कमीशन की बात करी गई है। उनके बाद अपने अमेंडमेंट का प्रोविज़न दिया गया है 368 के अंदर। तो ये मेन प्रोविज़न आपको मैंने बताया कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रोवाइड करता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर बात आती है कि कुछ शेड्यूल हमारे हैं 12 शेड्यूल के अंदर अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं कि वो सारी चीज़ें हैं जो कि अपने आर्टिकल्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में 395 के अंदर तक नहीं दे रखी हैं, वो आपके शेड्यूल के अंदर मिल जाती हैं। जैसे कि ओरिजिनल लैंग्वेज कितनी थी, तो 14 हुआ करती, उसके बाद ऐड होके 22 हो चुकी हैं। 3 लिस्ट दे रखी है आर्टिकल आपकी, जो लिस्ट नंबर आपकी 3 रहती है, उसके अंदर की यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट रहती है, स्टेट लिस्ट रहती है। 3 आपकी टोटल लिस्ट बना रखी है, जिनके अंदर की किसी भी लॉज या फिर आपके रूल रेगुलेशन को पारित करने का काम स्टेट अपनी लिस्ट के अंदर कर सकती है, सेंट्रल लेवल पे सेंटर कर सकती है, और जिसके अंदर दोनों आपके कर सकती है, तो उनको ले क्या बोलेंगे, कंकरेंट लिस्ट है जो बोला जाएगा, जो कि आपके शेड्यूल नंबर 7 के अंदर दे रखी है। या फिर आपके नए कोई रिजर्वेशन से रिलेटेड आपके राइट्स रहेंगे या फिर उनसे रिलेटेड अगर अमेंडमेंट करने हैं तो 9th शेड्यूल के अंदर उनको ऐड है जो करा जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपकी बेसिक चीज़ें थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि मैंने आपको एक कंसाइज वीडियो के अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, डिटेल में अलग अलग वीडियो के अंदर भी मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे आखिर में आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।